तो हेलो दोस्तों, आज हमारा डे 9 स्टार्ट हो रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस से है। तो पॉलिटिकल साइंस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, एस्पिरेंट के लिए है, और ये सेमेस्टर 5 का भी सिलेबस का एक पार्ट है। तो आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये मेंस में पूछे जाते हैं, बीपीएससी मेंस में, जिसका ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस, उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सेमेस्टर 5 वालों के लिए भी ये हेल्पफुल है क्योंकि उनके सिलेबस का ये पार्ट है। असाइनमेंट वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम जानते हैं। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के द्वारा प्रतिपादित लोक प्रशासन के पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण करें। इसमें बोल रहा है कि फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के द्वारा जो प्रतिपादित मतलब उनके द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है उसके पारिस्थितिक दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए बोल रहा है। तो आइए हम इसके आंसर को देखते हैं एक झलक। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने लोक प्रशासन को समझने के लिए पारिस्थितिक दृष्टिकोण दिया। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है। इनका यह कहना था कि इन्होंने जो 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 पारिस्थितिक दृष्टिकोण दिया है उसके अंतर्गत ये बताना चाह रहे हैं कि प्रशासन अपने पर्यावरण से ही प्रभावित होता है। और ये तो हम लोग को भी पता है कि प्रशासन पर्यावरण से प्रभावित होता है। और पर्यावरण में तो बहुत सारे कारक सम्मिलित होते हैं, जैसे सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, सांस्कृतिक कारक। तो आइए हम इसके मुख्य विचार की बात करें। मुख्य विचार की बात करें तो उसमें हम प्रशासन एवं पर्यावरण का संबंध देखते हैं। दूसरा, तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। तीसरा, प्रिज्मेटिक समाज देखते हैं। चौथा, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रशासन एवं पर्यावरण का संबंध के बारे में जानते हैं। प्रशासन एवं पर्यावरण का संबंध प्रशासन अकेला नहीं चलता, यह समाज के साथ या समाज के अनुसार बदलता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी प्रशासन है तो वो अकेला तो नहीं चलेगा ना, वो तो अपने समाज को लेकर के ही चलेगा। समाज के साथ वो उनको बदलना भी पड़ेगा। तो इन्होंने इसके अंतर्गत यही बताया है। और तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अलग अलग देशों के प्रशासन को समझने पर जोर तुलनात्मक अध्ययन देता है। यस, क्योंकि अलग अलग प्रशासन अलग अलग तरह का होता है और हर एक प्रशासन को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन जरूरी होता है। प्रिज्मेटिक समाज की अगर हम बात करें तो रिक्स ने विकासशील देशों को प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहा है। विकासशील देश जैसे कि भारत भी एक विकासशील देश है, तो इसको प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंतर्गत रख सकते हैं, जहाँ पारंपरिक और आधुनिक दोनों तत्व मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों तत्व देखने को मिलता है। ये तो आपको पहले से ही पता ही होगा। तो चलिए, अब चौथा जो है वो फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल है। तो फ्यूज्ड मतलब तो आपको पता चल गया, पारंपरिक समाज, प्रिज्मेटिक मतलब मिश्रित, और डिफ्रैक्टेड मतलब आधुनिक समाज। तो ये तीनों का है, ये तीनों का कंबाइन दिया गया है, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक एवं डिफ्रैक्टेड मॉडल। तो अब हम इसके आगे की बात करें तो अगर हम इसके महत्व को देखते हैं तो महत्व में हम ये जानेंगे प्रशासन को वास्तविक तरीके से समझने में मदद। तो इसके अंतर्गत हम लोग प्रशासन को वास्तविक मतलब अच्छे ढंग से समझने में हमें मदद मिलती है इसकी सहायता से। विकासशील देश जैसे कि भारत के लिए ये उपयोगी, हाँ, क्योंकि वहाँ पे पहले ही ना आपको नोट करवाएं, यहाँ पहले ही आपको बोला गया था कि रिक्स ने मैंने बताया कि विकासशील भारत है, तो विकासशील देशों में प्रिज्मेटिक सोसाइटी, विकासशील देशों को कहा है प्रिज्मेटिक, जहाँ पर पारंपरिक और आधुनिक दोनों तत्व मिलते हैं। तो सही बात है, तो पारंपरिक और आधुनिक दोनों तत्व मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें हैं देशों में भारत के लिए उपयोगी है। विकासशील देशों में जैसे भारत, उनके लिए काफ़ी उपयोगी ये साबित होता है। नीति निर्माण में सामाजिक कारकों को महत्व देता है। ऑफकोर्स ये नीति निर्माण में सामाजिक कारकों को और बहुत ज़्यादा महत्व देता है, ये सब हम लोग जानते हैं। अगर हम इसको आलोचना की बात करें तो आलोचना के अंतर्गत हम अत्यधिक सामान्यीकरण, जटिलता, व्यावहारिक उपयोग समिति या पश्चिमी दृष्टिकोण का प्रभाव देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अत्यधिक सामान्यीकरण सभी देशों पर एक जैसा लागू नहीं होता। तो अत्यधिक सामान्यीकरण का मतलब है कि ये अधिक सामान्यीकरण नहीं होता है, मतलब
सभी जगह एक जैसा लागू नहीं होता, क्योंकि सभी जगह अलग अलग चीज़ें होती है, तो हर एक जगह ये एक जैसा लागू नहीं हो सकता है, उनके कंडीशन पर डिपेंड करता है ये किस तरह लागू होगा। जटिलता, इन्हें समझना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि कठिन समझना इन्हें सच में ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा कठिन तो होता ही है। व्यावहारिक उपयोग समिति, थ्योरी अच्छी है पर प्रैक्टिकली हर जगह लागू नहीं करना कठिन होता है। तो इसका जो व्यावहारिक उपयोग समिति है उसके द्वारा ये कहा गया है कि थ्योरी अच्छी है पर प्रिज्मेटिक हर जगह लागू करना कठिन है। सही बात है, क्योंकि हर जगह हम लागू करके इसको प्रैक्टिकली नहीं देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जिन्हें हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, बस प्रैक्टिकल करके हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हो, तो वही बात यहाँ पे लागू होती है। पश्चिमी दृष्टिकोण, कुछ विद्वानों के अनुसार यह पूरी तरह निष्पक्ष नहीं, मतलब पश्चिमी दृष्टिकोण की अगर बात करें तो बहुत सारे विद्वानों का है कि ये निष्पक्ष है, लेकिन कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि ये पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। तो अतः इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि रिक्स का पारिस्थितिक दृष्टिकोण लोक प्रशासन को व्यापक और यथार्थवादी रूप में समझने में सहायक है। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं हैं, फिर भी यह विशेष रूप से विकासशील देशों के प्रशासनिक अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को देखें। ये बीपीएससी जिनका में ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक पॉलिटिकल साइंस का ही क्वेश्चन है, और ये सेमेस्टर 5 वाले बच्चों, बीए सेमेस्टर 5 वाले बच्चों का भी सिलेबस का पार्ट है, तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। इनसे कॉलेजों में असाइनमेंट क्वेश्चंस वगैरह या उनके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों को इससे आई होप कि हेल्प मिले। धन्यवाद। अगर आप आप बीपीएससी वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और अगर आप बीए सेमेस्टर 5 वाले स्टूडेंट हो जिनका पॉलिटिकल माइनर या मेजर किसी भी रूप में है तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी राय कमेंट में दे अगर कुछ आप मुझसे कहना चाहते हैं तो।